बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज के लेक्चर में सेलर और बायर ने जो सेल टैक्स की ट्रांजैक्शंस हैं वो किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है। तो 3 स्टेप हमेशा हमने डिस्कस किए हैं कि जो 3 स्टेप आपने याद रखने हैं वो सबसे पहले क्या होता है, रिकॉर्डिंग, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। दूसरा स्टेप क्या होता है, कैलकुलेशन, यानी कि जो टैक्स है या जो भी रेलिवेंट कैलकुलेशन है वो कैसे करनी है। और थर्ड स्टेप होता है ई फाइलिंग। तो ये जो 2 स्टेप है ये इंश्योर करने हैं, अगर ये पहले 2 स्टेप ठीक होंगे तो आपकी फाइलिंग ठीक होगी। अदरवाइज अक्सर आप क्वेश्चन देखते हैं, अक्सर आप कमेंट्स देखते हैं, मैसेज आते हैं कि जी हमारा सीपीआर के अंदर ये मसला हो गया, हमने सही करवाना है। तो ये पहला स्टेप है, रिकॉर्डिंग, कैलकुलेशन, ई फाइलिंग। तो एक कॉन्सेप्चुअल ब्रेक हम लेंगे इसके अंदर, जिसके थ्रू एक डबल चेक होगा कि हम रिकॉर्डिंग करने के बाद कैलकुलेशन के टाइम पे भी अपनी गलती पकड़ सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्चुअल एक लेक्चर है और इसको इंशाल्लाह देखने के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हम कंटिन्यूसली जो हमारी ट्रांजेक्शन की सीक्वेंस है उसी को हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं कि ये सेलर है, यानी कि जो सेल कर रहा है, और ये कौन है, बायर है जो बाय कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्रॉस लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सेलर ने एक चीज़ परचेज की, लेट्स से ये प्रोडक्ट है, हम ये कहते हैं जी प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए है जिसकी जो वैल्यू थी वो विदाउट टैक्स जो वैल्यू है, विदाउट सेल टैक्स की जो वैल्यू है वो 1 लाख है। अच्छा, यहाँ पे हम ज्यूम कर रहे हैं कि दोनों पार्टी रजिस्टर्ड है। ठीक है, यानी कि सेल टैक्स में दोनों रजिस्टर्ड है। जो सेल टैक्स चार्ज किया है वो कितना है, 17%। ये 17,000 सेल टैक्स आ गया और 1,17,000 रुपये की इनवाइस होगी। ठीक है, अब इस पार्टी ने जब कोई चीज़ परचेज की है तो अब अगला स्टेप क्या होता है कि इनवाइस आने के बाद अब अगला स्टेप क्या होता है कि जी हमने इनवाइस के बाद इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये पहला स्टेप था कि इनवाइस आई, इनवाइस के बाद अगला स्टेप है रिकॉर्डिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा स्टेप लिखते हैं। ठीक है, इनवाइस आने के बाद इस पॉइंट पे पहला स्टेप है, वैसे ये दूसरा है। चलो हम इसको जूम करते हैं, ये पहला स्टेप है। अब रिकॉर्डिंग करनी है जी। हम ये जूम करते हैं कि ये जो परचेज आप कर रहे हैं ये क्या परचेज कर रहे हैं, स्टॉक, यानी कि रीसेल पर्पज के लिए कोई भी आप स्टॉक परचेज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया जी, स्टॉक डेबिट चले हम ये करते हैं कि बायर को भी कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट हमारा उसी तरीके से चलता रहे। अब जब बायर के पास चीज़ आई, ठीक है, बायर के लिए ये जो चीज़ है ये परचेज है, स्टॉक है, ये उसका इनपुट टैक्स है, ये टोटल जो उसने वेंडर को पे करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया जी, स्टॉक को डेबिट किया 1 लाख रुपए से। ठीक है, डेबिट हमने कर दिया इनपुट टैक्स, यानी कि जिसको हम एडवांस सेल टैक्स भी बोलते हैं, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, 17,000 से। और क्रेडिट हमने कर दिया जी वेंडर का अकाउंट, यानी कि जिनको हमने पे करना है कितनी अमाउंट से, टोटल अमाउंट से। ठीक है, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कुछ लोग, एक लेजर बनता है सेल टैक्स का लेजर, उसी के अंदर वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं और उसी के अंदर ही जो एडवांस टैक्स है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो मेरी सजेशन ये होती है कि 2 अकाउंट होने चाहिए। वो क्यों होने चाहिए, आगे जाके उसका एक टेक्निकल पार्ट भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये अब इन्होंने रिकॉर्डिंग की और इनके लिए चूंकि इनवाइस है, ये सेलर है, ये बायर है, तो सेलर ने अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया होगा, डेबिट रिसीवेबल, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि बिल्कुल एंट्री पैरेलल चलती जाएगी। कितनी अमाउंट से, 1,17,000 से। क्रेडिट रेवेन्यू यानी कि सेल कितनी अमाउंट से, 1 लाख से। और क्रेडिट सेल टैक्स पेबल कितनी अमाउंट से, 17,000 से। अब डिफरेंस देखिएगा, इनके लिए लाइबिलिटी, इनके लिए एडवांस। ठीक है, इनके लिए स्टॉक यानी कि परचेज, इनके लिए सेल, इनके लिए वेंडर और इनके लिए रिसीवेबल, यानी कि एक ही लेक्चर में एक ही कॉन्सेप्ट में बाय और सेलर हम देख रहे हैं, ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल टू द पॉइंट ले। जो कॉन्सेप्ट है वो अगले, जो अगला पॉइंट है ये इसमें हम वो स्टडी करने लगे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन वाला। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग हमने कर ली, इन्होंने भी रिकॉर्ड, बायर ने भी कर ली, सेलर ने भी कर ली। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने किसी भी किस्म की गलती कर ली है, तो उस गलती को कब हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन के टाइम पे। तो फॉर एग्जांपल जी सेल टैक्स की अगर हम बात करें
तो हर महीने चूँकि 10th ऑफ एवरी मंथ नेक्स्ट जो सी है वो हमने फाइल करना होता है नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर। तो हमने कैलकुलेशन की, तो आपने ये नहीं है कि सिंपल में सिर्फ सिस्टम में डाटा आया है और आपने उठाया और जनाब उसकी कैलकुलेशन कर ली, ऐसा नहीं है। टैक्स के काम में हमेशा हमारी डिस्कशन ये रही है और मेरी सजेशन भी होती है कि क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद मैंने गेन किए हैं, इसलिए आपको शेयर किए जाते हैं। उसको यूज़ करने से आप रिस्क से बच सकते हैं, टैक्स की कंप्लाइंस को फॉलो कर सकते हैं, गलती की जो पेमेंट है, गलत पेमेंट हो रही है उसको रोक सकते हैं। तो जब ये इवन आपने सही तरीके से रिकॉर्ड भी किया है तो फिर भी 10 तारीख को नेक्स्ट सी सबमिट करने से पहले आपने इसको दोबारा थॉरली चेक करना है। इसको अगर आपने वर्किंग फॉर एग्जांपल 10th को है तो आप यहाँ पे कहीं 7-8 को वर्किंग स्टार्ट कर लें, थोड़ा थोड़ा करके उसको चेक करें। आंखें बंद करके सिस्टम से डाउनलोड करके हमें डाटा फाइल नहीं करना चाहिए। अगर हम फाइल करेंगे तो बाद में हम ये ऑप्शन देखते हैं कि अब रिवाइज कैसे करना है। तो रिवीजन के प्रोसेस आपको पता है, और उसके अलावा एडमिजिबल इनपुट का भी एक कॉन्सेप्ट आ चुका है। रिटर्न के अंदर गलती अगर करें तो जनाब रिटर्न आप कर दें और अनरजिस्टर्ड हो तो आपका इनपुट भी सारा ज़ाया होता है। तो ये दूसरा स्टेप है कि कैलकुलेशन के टाइम पे नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के अंदर जाके आपने क्या देखना है। अच्छा, इसी के साथ ही अगला जो पॉइंट लिंक मैं करने लगा हूँ वो क्या है कि ये जब आपने रिकॉर्डिंग कर ली है, यानी कि ये जो पार्टी है जिसमें जो बायर है, बायर ने जब चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं तो ये तो है रिकॉर्डिंग के टाइम पे। जो दूसरा स्टेप इसके मुताबिक है, बायर के मुताबिक, वो इसके लिए क्या होगा, एक तो उसने इनपुट टैक्स को क्लेम करना है, वो भी दोबारा देखेगा। दूसरा स्टेप होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट उसने इनकम टैक्स भी दायर करना है। ठीक है, अब वो क्या करेगा जी, एक एंट्री फिर करेगा यहाँ पे, फिर उसने दोबारा चेक करना है कि क्या मेरी ट्रांजेक्शन ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि आप सिंपल पेमेंट रिकॉर्ड कोई और कर रहा है, पेमेंट करने वाले को चेक करना है कि ये ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। गलती हुई है तो फौरी तौर पे उसको हाईलाइट करें। अगर आप एक ही है, यानी कि एक ही बंदा पेमेंट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, फिर भी उसको चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पेबल पहले स्टैंड करवाया हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं डेबिट 1,17,000 से। और क्रेडिट फॉर एग्जांपल मैं ज्यूम करता हूँ कि विदहोल्डिंग टैक्स इसके ऊपर 5,000 है, राउंड फिगर मैंने कर लिया, लेकिन एक्चुअल में रेट डिफरेंस हो सकते हैं। और क्रेडिट मैं क्या कर दूंगा, बैंक कितनी अमाउंट से, 1,12,000 रुपये से। ठीक है, ये जनाब हमारी होगी कैलकुलेशन, क्योंकि टैक्स हमने कैलकुलेट किया है, उसके बाद रिकॉर्ड कर लिया है। अब ये जो टैक्स है ये 7 डेज के अंदर या 15 डेज के अंदर या मैक्सिमम 1 मंथ के आप पे कर दें। कोशिश किया करें कि 7 डेज के अंदर पे किया करें, क्योंकि रूल के मुताबिक हमें पे करना चाहिए। अब जनाब इन्होंने पेमेंट कर ली। अब ये जो बंदा है इसने तो 1,17,000 लेने हैं, ये कैसे रिकॉर्ड करेगा। अब इसकी हम कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, इसी के नीचे हम करते हैं ताकि हम इसी को एग्जाम्पल को लेके चलें। अब जो सेलर है, जो जिसने सेल किया हुआ है, वो क्या करेगा, उसने पेमेंट रिसीव की, सबसे पहले तो वो अपने बैंक को डेबिट कर लेगा 1,12,000 रुपये से। ठीक है, ये 1,12,000 है। ठीक है, क्रेडिट क्या कर लेगा जनाब, उसका चूंकि रिसीवेबल है वो उसको क्रेडिट कर लेगा 1,12,000 रुपये से। ठीक है, ये तो जनाब होगी इसकी पहली एंट्री। अब 5,000 उसने आपके बिहाफ पे डिडक्ट किया है, आपके नाम पे जमा करवाएगा और आपको सीपीआर देगा। यानी कि कंप्यूटराइज जो पेमेंट रिसीप्ट है, डॉक्यूमेंट है, जिसको हम सीपीआर बोलते हैं, वो आपको देगा कि जी मैंने आपके नाम पे जमा करवा दिया है। तो जब आप रिसीव कर लेंगे तो आप दूसरी ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, डेबिट एडवांस इनकम टैक्स, ठीक है, या विदहोल्डिंग इनकम टैक्स डिडक्टेड बाय कस्टमर 5,000, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिसीवेबल 5,000 से। अब ये जो रिसीवेबल है 1,12,000 और 15 को 5 को जमा करें तो कितना बनता है, 1,17,000। तो यहाँ पे आपने डेबिट किया और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो जो रिसीवेबल का अकाउंट होगा, पहले 1,17,000 डेबिट में आ रहा होगा, फिर बाद में 1,12,000 से एक ट्रांजेक्शन आएगी, 5,000 से एक आएगी, तो ये अकाउंट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इसमें इसकी ब्यूटी देखें कि अगर आपने इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को लेकर नहीं चला, नहीं रिकॉर्डिंग की, किसी भी वजह से कोई गलती होगी या कुछ मसला हो गया है, तो होगा क्या कि साल के एंड पे लेट्स से 30 जून के आपने काउंट्स बनाए, तो उसमें जनाब सेल थी, फिर कॉस्ट ऑफ सेल है, और उसके बाद जीपी है, फिर एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे सेल क्या ठीक हो सकती है, मुझे नहीं पता। मेरी परचेज ठीक हो सकती है, मैं डाउट हूँ, मुझे नहीं पता। मेरे एक्सपेंसेस ठीक हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। तो अगर हमने डेली बेसिस पे जो इनपुट का डाटा है सिस्टम के अंदर, जो हम इनपुट कर रहे हैं, वो 3 स्टेप पे कर रहे हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग, कैलकुलेशन
ई फाइलिंग, इन स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी साल के एंड में भी कभी गलती नहीं होगी। जब गलती नहीं होगी तो आपको नोटिस जो मर्जी जहां से मर्जी आ जाए, आपके डाटा से ही आना है, तो आप उसको सिस्टम से डाटा निकाल के प्रूव करवा सकते हैं। तो इसमें मैंने 2-3 बार पहले भी चीज़ें डिस्कशन की हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए कि जी हमें एक छोटी सी ट्रांजेक्शन, ये सिंपल सी ट्रांजेक्शन है, आप में से सबको पहले ही पता है, आप मैक्सिमम इस चीज़ में ऑलरेडी आप एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन चूंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर भी हम इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर करने की वजह से होता क्या है कि साल के एंड पे जाके हमारे पास टाइम भी शॉर्ट होता है और हम कर भी नहीं सकते, चीज़ें निकल भी चुकी होती हैं, और फिर हमें जो डाटा अवेलेबल है उसकी बेस पे रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जो कि गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। जो भी आपका स्टाफ है या आप खुद कर रहे हैं या बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, तो इन 3 ट्रांजैक्शंस को नोटिस में रखें कि क्या आपकी ट्रांजैक्शन इनके मुताबिक बन रही है। इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं जैसे ही फ्री होता हूँ क्लोजिंग वगैरह करने के बाद, तो उसके ऊपर एक मैं प्रोसीजर, एक डॉक्यूमेंट हम आपको मैं शेयर करूंगा, जिसके ऊपर एक 5-6 मिनट का एक छोटा सा लेक्चर होगा। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, जो अभी हमने सारी चीज़ें डिस्कशन की हैं वो मैंने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी होंगी कि किस तरीके से स्टेप 1 क्या, स्टेप 2 क्या, स्टेप 3 क्या। जब भी आप नई हायरिंग करते हैं या किसी जगह पे आप जाते हैं, आपने रूल को इम्प्लीमेंट करना है, तो उस डॉक्यूमेंट को आप दे दें कि अगले जो भी बंदा काम कर रहा है या नया है उसको दें कि इसको स्टडी करें और उसके मुताबिक काम करें। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें डेलीगेट होती हैं। जब चीज़ें डेलीगेट होती हैं तो ऑब्वियसली सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।